Next question है most important mechanism by which phototherapy decreases the serum bilirubin level. हम नियोनेटल जॉन्डिस को ट्रीट करने के लिए फोटोथेरेपी देते हैं जो कि हमारा सीरम बिलिरुबिन का लेवल जो है उसे डिक्रीज करती है। तो वह कौन से मैकेनिज्म पे काम करता है? ऑप्शन ए है फोटो आइसोमेराइजेशन, ऑप्शन बी फोटो ऑक्सीडेशन, ऑप्शन सी स्ट्रक्चरल आइसोमेराइजेशन, ऑप्शन डी स्ट्रक्चरल ऑक्सीडेशन। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी स्ट्रक्चरल आइसोमेराइजेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जो बिली का लेवल होता है वो इसको कन्वर्ट कर देता है ल्यूमिरुडिन के अंदर। ल्यूमिरुडिन जो होता है वो बॉडी से इजीली एक्सक्रीट हो जाता है। हम देखेंगे कि एक्सटेंट ऑफ जॉन्डिस के अंदर हमें कहाँ तक स्प्रेड हुआ दिखाई देगा। सबसे फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट जो है उसके अंदर फेस और नेक ओनली में ही हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेकेंड ग्रेड के अंदर चेस्ट और बैक तक स्प्रेड होता है। थर्ड जो है उसके अंदर एब्डोमन बिलो द अम्बलाइकस टू नी इतना पार्ट इन्वॉल्व रहता है। फोर्थ जो है उसके अंदर आर्म्स एंड लेग्स भी होते हैं बिलो नीज तक। और फिफ्थ जो है उसके अंदर हैंड्स और फीट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं फोटोथेरेपी कुछ इस तरह की दिखाई देती है। यह वाला जो पार्ट है यह है अपर सरफेस फोटोथेरेपी और यह लोअर सरफेस फोटोथेरेपी कहलाता है। अगर इन दोनों को लगाया गया है तो हम कहेंगे इसे डबल सरफेस फोटोथेरेपी। अगर एक ही पार्ट लगाया है तो उसे कहते हैं सिंगल सरफेस फोटोथेरेपी। कुछ कंडीशन के अंदर हम 3 भी लगाते हैं तो वो कहलाता है ट्रिपल सरफेस फोटोथेरेपी। जब भी हम बेबी को फोटोथेरेपी पे प्लेस करते हैं तो वहाँ पर हमें उसका आइस और जेनिटालिया को कवर करके रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी इज मार्क्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। आयरन डेफिशिएंसी जब भी होती है तो उसकी फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या देखने को मिलता है? ऑप्शन ए प्रोग्रेसिव डिप्लीशन ऑफ बोन मेरो आयरन स्टोर्स, ऑप्शन बी ग्रेजुअल डिक्लाइन इन ट्रांसफेरिंग फंक्शनिंग, ऑप्शन सी स्लोइंग इन आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी मेजरमेंट, ऑप्शन डी सीरियल सीरम फेरिटिन मेजरमेंट। करेक्ट आंसर आपका रहने वाला यहाँ पर वो है ऑप्शन ए। सबसे फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि स्टेजेस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी किस तरह से डेवलप होती है, जिसे कि हम आगे देखेंगे। स्टेजेस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी को देखेंगे जिसके अंदर सबसे फर्स्ट स्टेज हमारी है। उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मेरो आयरन स्टोर्स। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। सेकेंड स्टेज जो होती है उसके अंदर इरिथ्रोपोइसिस जो होगा वो इम्पेयर्ड होगा। थर्ड स्टेज जो होगा उसके अंदर एनीमिया डेवलप होगा बट जो नॉर्मल अपियरिंग आरबीसीज देखने को मिलेगी। फोर्थ स्टेज के अंदर माइक्रोसाइटोसिस होगा। उसके बाद हाइपोक्रोमिया डेवलप होगा धीरे धीरे। लास्ट फिफ्थ स्टेज है जिसके अंदर की आयरन डेफिशिएंसी जो होगी वो अफेक्ट करेगी टिश्यूज, जिसकी वजह से हमें साइन एंड सिम्टम्स बॉडी के अंदर दिखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर कुबलर-रोज स्टेजेस ऑफ ग्रीविंग रिफ्यूजिंग टू बिलीव दैट लॉस इज हैपनिंग और हैज हैपेंड इज कॉल्ड। कुबलर-रोज ने स्टेजेस ऑफ ग्रीविंग दी थी। उस अकॉर्डिंग कोई पर्सन है जो कि बिलीव ही नहीं कर पाता है कि उसका लॉस हो चुका है या होने वाला है। तो ऐसा कौन से स्टेज के अंदर दिखने को मिलता है? ऑप्शन ए डिनाइल, ऑप्शन बी बार्गेनिंग, ऑप्शन सी एक्सेप्टेंस, ऑप्शन डी डिप्रेशन। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए डिनाइल। स्टेजेस ऑफ ग्रीफ जो है वो टोटल 5 थी, जिसे कि आप इस तरह से याद रख सकते हैं डाबडा। डी मीन्स डिनाइल, ए मीन्स एंगर, बी मीन्स बार्गेनिंग, डी मीन्स डिप्रेशन, ए मीन्स एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नर्स इज कैरिंग फॉर ए पेशेंट विथ कुशिंग सिंड्रोम विच क्लिनिकल फाइंडिंग कैन द नर्स एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई। एक नर्स है जो कि कुशिंग सिंड्रोम वाले पेशेंट की केयर कर रही है। इस डिजीज के अंदर कौन सी ऐसी क्लिनिकल फाइंडिंग है जो कि नर्स एक्सपेक्ट करेगी आइडेंटिफाई करने के लिए? सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए बफेलो हम, ऑप्शन बी मेनोरेजिया, ऑप्शन सी डिपेंडेंट एडिमा, ऑप्शन डी हेडेक। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए बफेलो हम। कुशिंग सिंड्रोम जो डिजीज़ है वो एक्सिस एड्रिनोकॉर्टिकल एक्टिविटी की वजह से होती है, जिसकी वजह से फैट का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और आपको देखने को मिलता है बफेलो हम्प। इसके अलावा यहाँ पर मेनोरेजिया दिया गया है जो कि नहीं होता है। यहाँ पर स्कैंटी ब्लीडिंग देखने को मिलती है। मेनोरेजिया कुशिंग सिंड्रोम के साथ एसोसिएट नहीं है। डिपेंडेंट एडिमा की बात करें तो वो भी सीवियर हार्ट फेलियर होता है तो देखने को मिलेगा, अदरवाइज ये भी नहीं होता है। हेडेक और कुशिंग सिंड्रोम का भी कोई रिलेशन नहीं है। तो आपका राइट आंसर जाने वाला है यहाँ पर बफेलो हम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वुड रिफ्लेक्ट दैट ए पेशेंट हैज नियर साइटेडनेस। कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि नियर साइटेडनेस को रिफ्लेक्ट करेगी? ऑप्शन ए मायोपिया,
ऑप्शन बी हाइपरोपिया, ऑप्शन सी प्रेसबायोपिया, ऑप्शन डी एम्बिलोपिक। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए मायोपिया। नियर साइटेडनेस का मीनिंग होता है मायोपिया। आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं यह नॉर्मल आई है, जहाँ पर लाइट का जो फोकस है ऑन रेटाइना आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर नियर साइटेड की कंडीशन है तो वो इन फ्रंट ऑफ रेटाइना देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं यह इन फ्रंट ऑफ रेटाइना वाली कंडीशन है। वहीं अगर आप फार साइटेडनेस को देखेंगे तो वो बिहाइंड द रेटाइना मिलेगा। यह देखिए यहाँ पर इमेज का फोकस बन रहा है, तो ऐसी कंडीशन फार साइटेड कहलाती है। मायोपिया जो होता है उससे हम नियर साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं, जिसे करेक्शन के लिए कॉन्केव लेंस को यूज में लेते हैं। हाइपरोपिया जो होता है वो फार साइटेडनेस की कंडीशन है। प्रेसबायोपिया जो होता है वो द एज रिलेटिंग आई कंडीशन है। सिलियरी मसल्स और लेंस के अंदर एज के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से कि रिफ्रैक्टिव एरर पैदा होता है, तो उसे हम प्रेसबायोपिया कहते हैं। एम्बोलिक का मीनिंग होता है यहाँ पर लेजी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी द पेशेंट्स कंप्लेन्स ऑफ सीवियर पेन इन द ऑपरेटिंग आई, विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। यहाँ पर हमें एक कैटरेक्ट सर्जरी वाला पेशेंट दिया गया है, उसका सर्जरी के तुरंत बाद में सीवियर पेन हो रहा है, जिस आई के अंदर हमने कैटरेक्ट का ऑपरेशन किया था उसी के अंदर। तो ऐसी कंडीशन के अंदर कौन सा नर्सिंग एक्शन होगा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, रिपोर्ट द फाइंडिंग टू द फिजिशियन। Option B, give the patient a prescribed analgesic. Option C, reposition the patient on the operative side. Option D, assess the patient's pupil response with a pen light. करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए, रिपोर्ट द फाइंडिंग टू द फिजिशियन, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है वो है सीवियर पेन हो रहा है ऑपरेटिंग साइड के अंदर, तो इंट्राऑक्यूलर हेमरेज वाली कंडीशन हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए फिजिशियन को इन्फॉर्म करना होगा। अगर हमने एनाल्जेसिक दे दी तो हम कॉम्प्लिकेशन को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। पेन तो कम हो जाएगा बट कॉम्प्लिकेशन सिवियरिटी बढ़ सकती है, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। ऑपरेटिव साइड हम कभी भी पेशेंट को रिपोजिशन नहीं करते हैं। दूसरा, प्यूपिल्स का जो असेसमेंट करते हैं उससे हम एग्जैक्ट कोज की तरफ सिम्टम्स के नहीं बढ़ते हैं, इसलिए यह भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which assessment finding best indicate that the nurse needs to suction the tracheostomy। ऑप्शंस में हमें जो असेसमेंट फाइंडिंग्स दी गई है उसमें से कौन सी ऐसी फाइंडिंग है जो कि हमें यह इंडिकेट कर रही है कि ट्रेकेस्टोमी का सक्शन करने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए, रेस्पिरेशंस आर लो। ऑप्शन बी, पल्स रेट इज स्लो। ऑप्शन सी, ब्रीथ साउंड्स आर नॉइजी। ऑप्शन डी, ब्लड प्रेशर इज एलिवेटेड। करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका यहाँ पर वो है ब्रीथ साउंड्स आर नॉइजी, ऑप्शन सी। जब भी ट्रेकेस्टोमी के अंदर हमें नॉइजी ब्रीथ साउंड्स और टेकिपनिया की कंडीशन मिलती है तो यह यही इंडिकेट कर रही है कि एयरवे के अंदर सिक्रेशंस एक्यूमुलेट है, तो इसके लिए यह हमारा इंडिकेशन जाता है सक्शनिंग की तरफ। यह इमेज में आप देख सकते हैं, यह ट्रेकेस्टोमी सक्शनिंग का इमेज है। अगर इमेज देखकर भी आपको पूछा जाता है तो पता होना चाहिए कि यह प्रोसीजर किस तरह का होता है। ट्रेकेस्टोमी वाले पेशेंट्स के अंदर वो इनेबल होते हैं कफ को इफेक्टिवली रिमूव करने के लिए, और हमें ओपन एयरवे प्रोवाइड करना होता है, इसलिए ट्रेकेस्टोमी वाले पेशेंट के अंदर सक्शनिंग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टिव आइटम्स वियर बाय क्लाइंट ड्यूरिंग एक्सपोजर टू सिलिका पार्टिकल इज। कौन सा ऐसा प्रोटेक्टिव आइटम है जिसे कि वियर करना होगा जब क्लाइंट एक्सपोज हो रहा है सिलिका पार्टिकल से। ऑप्शन ए, मास्क। ऑप्शन बी, गाउन। ऑप्शन सी, ग्लव्स। ऑप्शन डी, शूज। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए, मास्क। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्रॉनिक एक्सपोजर होने से या एक्सेसिव इनहेल करने से सिलिका डस्ट को सिलिकोसिस नाम की डिजीज हो सकती है। इसे प्रोटेक्ट करने के लिए मास्क को पहनना होगा जो कि लिमिटेड करेगा इनहेलेशन वाले सब्सटेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वेयर नर्स शुड इन्फॉर्म टू डॉक्टर इमीडिएटली ड्यूरिंग कैरिंग फॉर ए क्लाइंट आफ्टर ए बायोप्सी विद ब्रोंकोस्कोपी। हम एक पेशेंट है जो कि बायोप्सी विद ब्रोंकोस्कोपी है, उसके अंदर हमें क्या ऑब्जर्व करना होगा और क्या चीज़ ऐसी है जो हमें डॉक्टर्स को इमीडिएट इन्फॉर्म करनी होगी। ऑप्शन ए, ड्राई कफ। ऑप्शन बी, हेमेचुरिया। ऑप्शन सी, ब्लड स्ट्रिक्ट स्पुटम। ऑप्शन डी, ब्रोंकोस्पाज्म। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, ब्रोंकोस्पाज्म। ब्रोंकोस्पाज्म जो है वो एक कॉम्प्लिकेशन है, तो हमें इसे इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होगा फिजिशियन को। इसके अलावा ड्राई कफ और ब्लड स्ट्रिक्ट स्पुटम एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है यहाँ पर, तो इसके लिए कुछ इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। हिमेचुरिया और इसका ब्रोंकोस्कोपी का कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर हमें कुछ साइन दिए गए कॉम्प्लिकेशंस के, जैसे कि साइनोसिस, डिज्निया, स्ट्राइडर, ब्रोंकोस्पाज्म, टेकिकार्डिया,
हाइपोटेंशन। अगर इसमें से कोई भी साइन हमें दिखाई दे रहा है तो इमीडिएटली हमें फिजिशियन को इन्फॉर्म करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट विल कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस? कौन सा ऐसा डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि कंफर्म करता है टीबी के डायग्नोसिस को? ऑप्शन ए चेस्ट एक्सरे, ऑप्शन बी ब्रोंकोस्कोपी, ऑप्शन सी स्पुटम माइक्रोस्कोपी, ऑप्शन डी ट्यूबरकुलर स्किन टेस्ट। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी स्पुटम माइक्रोस्कोपी जो है वो कंफर्मेटरी टेस्ट है। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट भी करते हैं लेकिन यह हमें प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is the correct way to position the hands when performing the abdominal thrust maneuver is with the thumb side of the closed fist on which part of the victim's abdomen? हमें यहाँ पर करेक्ट वे पूछा गया है। जब भी हम एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्योर दे रहे हैं तब उस टाइम पर हमारा जो क्लोज्ड फिस्ट है उसका थंब साइड विक्टिम्स के एब्डोमेन पे कहाँ पर प्लेस करेंगे? ऑप्शन ए डायरेक्टली ऑन द मेनोब्रियम, ऑप्शन बी अबव द जिफॉइड प्रोसेस, ऑप्शन सी बिलो द नावेल, ऑप्शन डी बिलो द स्टर्नम। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बिलो द स्टर्नम। क्योंकि बिलो द स्टर्नम है इसलिए अबव द स्टर्नम वाले दोनों ही ऑप्शंस हमारे रॉन्ग होंगे और बिलो द नावेल लोकेशन नहीं होता है इसका, अबव द नावेल होता है, तो यह भी आंसर हमारा सही नहीं होगा। आप इस इमेज में भी देख रहे हैं यह एब्डोमिनल थ्रस्ट का इमेज है। यहाँ पर हैंड्स का प्लेसमेंट कुछ इस तरह से होता है। एब्डोमिनल थ्रस्ट इज आल्सो नॉन एज हेल्मलिच मैन्योर। अगर एग्जाम में हेल्मलिच मैन्योर भी पूछा जाता है तो उसका मीनिंग भी सेम ही है, एब्डोमिनल थ्रस्ट। It is a first aid procedure used to treat upper airway obstructions or choking by foreign object. अगर हमारा अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट्स की वजह से तो वहाँ पर हम एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्योर को यूज़ में लेते हैं और वो यहाँ पर फर्स्ट एड प्रोसीजर की तरह काम करता है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट प्रेग्नेंट है तो वहाँ पर आपको एब्डोमिनल थ्रस्ट यूज़ नहीं करना है, वहाँ पर हमेशा चेस्ट थ्रस्ट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is most important for the nurse to monitor after administering morphine sulfate to the patient? यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि हम किसी पेशेंट को मॉर्फिन सल्फेट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो क्या मॉनिटर करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन ए रेट एंड रिदम ऑफ द हार्ट, ऑप्शन बी स्किन कलर एंड टेम्परेचर, ऑप्शन सी प्रेजेंस ऑफ बॉवेल साउंड्स, ऑप्शन डी रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। क्योंकि यहाँ पर पेशेंट जो है वो मॉर्फिन सल्फेट पर है। मॉर्फिन सल्फेट एक ओपियोइड एनाल्जेसिक्स है जिसकी वजह से कि डिप्रेसिव रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ आपको देखने को मिलेगा। अगर ज़्यादा ही रेस्पिरेटरी रेट कॉम्प्रोमाइज्ड रहेगा तो इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन भी हो सकता है। इसलिए जब भी हम मॉर्फिन सल्फेट दे रहे तब हमें रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन को मॉनिटर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोजीशन ऑफ द पेशेंट व्हाइल अंडरगोइंग ए थोरासिंथेसिस इज। थोरासिंथेसिस के अंदर हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं? ऑप्शन ए लिथोटोमी पोजीशन, ऑप्शन बी अपराइट पोजीशन, ऑप्शन सी प्रोन पोजीशन, ऑप्शन डी सुपाइन पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन नहीं दी जाती है यहाँ पर, प्रोन पोजीशन भी नहीं देते हैं और सुपाइन भी नहीं दी जाती है। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी अपराइट पोजीशन। अपराइट की जगह अगर आपको ऑप्शन में सिटिंग पोजीशन दिया गया हो तो वो भी राइट आंसर है और ऑर्थोप्निक पोजीशन भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर थोरासिंथेसिस की पोजीशन के अंदर आपको तीन चीज़ें देखने को मिलेगी, या तो अपराइट पोजीशन या सिटिंग या ऑर्थोप्निक पोजीशन, या तीनों ही राइट आंसर होंगे। जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं यह थोरासिंथेसिस प्रोसीजर का इमेज है। यहाँ पर एक निडल इंसर्ट की गई है। थोरासिंथेसिस के अंदर क्या होता है, जब प्लूरल स्पेस के अंदर एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम थोरासिंथेसिस करते हैं जिसके अंदर निडल इंसर्ट करके एक्सेस फ्लूइड को रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट विथ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड द नर्स इंक्लूड इन डाइट? एक पेशेंट है GERD वाला, उसका जो डाइटरी एडवाइस रहेगा उसके अंदर हम कौन सा आइटम इंक्लूड करेंगे? ऑप्शन ए एल्कोहल, ऑप्शन बी चॉकलेट, ऑप्शन सी कॉफ़ी, ऑप्शन डी नॉन फैट मिल्क। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी नॉन फैट मिल्क। अल्कोहल, चॉकलेट और कॉफ़ी यह तीनों ही ऐसे आइटम्स हैं जो कि GERD के सिम्टम्स को और एग्रेवेट करेंगे यानी कि और बढ़ाएंगे। इसलिए हम तीनों ही आइटम्स को अवॉइड करने के लिए एडवाइस करते हैं। यहाँ पर नॉन फैट मिल्क एक प्रिफर्ड आइटम्स रहेगा GERD वाले पेशेंट के लिए। अब इसके फूड चॉइस की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से फूड अवॉइड करने चाहिए यह हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट अल्कोहल, कैफीन, कार्बोनेटेड बेवरेजेस,
साइट्रस फ्रूट, चॉकलेट्स, फैटी फूड्स और स्पाइसी फूड्स। यह सारे ही फूड आइटम्स जो है वो हम अवॉइड करने को कहते हैं GERD के पेशेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट विथ सिरोसिस हैज अमोनिया लेवल इज एलिवेटेड, विच डाइट टू बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर दिस पेशेंट। एक पेशेंट है सिरोसिस वाला, उसके अंदर अमोनिया का लेवल जो है वो एलिवेट देखने को मिलेगा। इसी पेशेंट के अंदर हम कौन सी डाइट को प्रिस्क्राइब करेंगे। ऑप्शन ए लो प्रोटीन डाइट, ऑप्शन बी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, ऑप्शन सी मॉडरेट फैट डाइट, ऑप्शन डी हाई प्रोटीन डाइट। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, लो प्रोटीन डाइट को हम एडवाइस करते हैं अमोनिया लेवल अगर एलिवेटेड है तो। लो प्रोटीन डाइट देने का पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ द लो प्रोटीन डाइट इज टू रेड्यूस इंटेस्टाइनल अमोनिया प्रोडक्शन एंड देयर बाय प्रिवेंट एक्सेलरेशन ऑफ हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। यहाँ पर हमारे दो मेन पर्पस है, एक तो है इंटेस्टाइनल अमोनिया प्रोडक्शन जो होगा वो रेड्यूस हो जाएगा, दूसरा हम हेपेटिक इंसेफेलोपैथी को प्रिवेंट कर सकते हैं क्योंकि सिरोसिस ऑफ लिवर आगे जाकर और क्रिटिकल कंडीशन में डेवलप हो सकता है जो कि है हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। यहाँ पर हम स्टेजेस ऑफ लिवर डैमेज को देखेंगे। सबसे फर्स्ट ये है हमारा हेल्दी लिवर, यह धीरे धीरे डेवलप होगा फैटी लिवर के अंदर, बाद में लिवर फाइब्रोसिस होगा और लास्ट में सिरोसिस ऑफ लिवर की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट बिफोर द पेल्विक एग्जामिनेशन ऑफ ए फीमेल पेशेंट। हम किसी फीमेल पेशेंट का पेल्विक एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उससे पहले हमारा अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा। ऑप्शन ए, ऑफर द पेशेंट ए माइल्ड एनाल्जेसिक, ऑप्शन बी, गिव द पेशेंट एन अपॉर्चुनिटी टू वाइड, ऑप्शन सी, आस्क द पेशेंट टू साइन ए कंसेंट फॉर्म, ऑप्शन डी, हेल्प द पेशेंट टू इंस्टिल अ वेजाइनल लुब्रिकेंट। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, गिव द पेशेंट एन अपॉर्चुनिटी टू वाइड, क्योंकि ब्लैडर अगर एम्प्टी रहेगा तो पेल्विक ऑर्गन्स को इजीली पाल्पेट किया जा सकता है और दूसरा पेशेंट जो है वो लेस डिस्कम्फर्ट को एक्सपीरियंस करेगा। यहाँ पर माइल्ड एनाल्जेसिक की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है, कोई स्पेशल टाइप का जिस तरह से हाई रिस्क कंसेंट टाइप होता है उस तरह के कंसेंट की भी ज़रूरत नहीं है, और वेजाइनल लुब्रिकेंट बिफोर एग्जामिनेशन इसका भी कोई रोल नहीं है। तो करेक्ट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थेरापेटिक इंटरवेंशन आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया की कंडीशन के अंदर कौन सा थेरापेटिक इंटरवेंशन मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ऑप्शन ए, स्विच फ्रॉम मेंस्ट्रुअल पैड्स टू टैम्पॉन्स, ऑप्शन बी, ऑब्टेन ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर एन ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ऑप्शन सी, यूज लोकल एप्लीकेशंस ऑफ हीट, ऑप्शन डी, मसाज द लोअर एब्डोमेन। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, यूज लोकल एप्लीकेशंस ऑफ हीट। जब भी हम बात करते हैं डिस्मेनोरिया की, मीन्स पेन्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन को हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। इसका जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर एक तो यूज में लिया जाता है लोकल एप्लीकेशन ऑफ हीट, दूसरा होता है माइल्ड एनाल्जेसिक। यह दोनों ही इसके फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के अंदर आते हैं। इसके अलावा मसाज ऑफ लोअर एब्डोमेन नहीं करना है, अदरवाइज पेन और भी इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मोस्टली एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द हेमरॉइड्स। हमें यहाँ पर कुछ फैक्टर्स दिए गए, उसमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हेमरॉइड्स के डेवलपमेंट के साथ एसोसिएट होते हैं। ऑप्शन ए, फ्रिक्वेंट कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन बी, प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग, ऑप्शन सी, प्रेगनेंसी, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यह सारे ही फैक्टर्स जो है वो एसोसिएट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ हेमरॉइड्स के लिए। हेमरॉइड्स जो है वो चार टाइप का होता है। सबसे फर्स्ट है इंटरनल हेमरॉइड्स, सेकेंड एक्सटर्नल हेमरॉइड्स, थर्ड है प्रोलैप्स्ड हेमरॉइड्स और फोर्थ है थ्रोम्बोस्ड हेमरॉइड्स। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिनकी वजह से हेमरॉइड्स हो सकता है। सबसे फर्स्ट, एडवांस्ड एज की वजह से, हैवी लिफ्टिंग की वजह से, डायरिया की वजह से, प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ में, प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग भी इसका कॉज है, एंड कॉन्स्टिपेशन एंड स्ट्रेनिंग। ये सारे ही पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डेवलप हो सकता है हेमरॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट इज रिसीविंग ट्यूब फीडिंग, हाउ शुड द नर्स इवैल्यूएट वेदर द फीडिंग इज एब्सॉर्ब्ड। एक पेशेंट है जो कि ट्यूब फीडिंग को रिसीव कर रहा है, एक नर्स किस तरह से इवैल्यूएट करेगी फीडिंग एब्सॉर्ब हुई है या नहीं। ऑप्शन ए, एस्पिरेट फॉर अ रेजिडुअल वॉल्यूम, ऑप्शन बी, इंस्टिल एयर इनटू द पेशेंट स्टमक व्हाइल ऑस्कल्टेटिंग, ऑप्शन सी, इवैल्यूएट द इंटेक इन रिलेशन टू द आउटपुट, ऑप्शन डी, कंपेयर द पेशेंट्स बॉडी वेट विद द बेस्ट लाइन। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, एस्पिरेट करेंगे हम रेजिडियल वॉल्यूम को, और अगर वो वॉल्यूम हमें 100 ml से ज़्यादा देखने को मिलेगा तो हम नेक्स्ट फीड को होल्ड करेंगे। ऑप्शन बी हमें जो दिखाया गया है यह हमारा ट्यूब प्लेसमेंट के लिए यूज़ में लिया जाता है।
ऑप्शन सी, इवैल्यूएट द इनटेक इन रिलेशन टू द आउटपुट। इनटेक और आउटपुट को जो होता है हम ओवर ए 24 आवर पीरियड में बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ऑप्शन डी जो है, बॉडी वेट मेजरमेंट जो है हमें न्यूट्रिशनल प्रोग्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, इसका एब्जॉर्प्शन ऑफ फीडिंग से कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए एक्सेप्ट, एक को छोड़कर सभी गुड सोर्स है विटामिन ए के। ऑप्शन ए कैरोट्स, ऑप्शन बी ऑरेंजेस, ऑप्शन सी स्वीट पोटैटोज, ऑप्शन डी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑरेंजेस जो है वो गुड सोर्स है विटामिन सी का। हमें यहाँ पर विटामिन ए पूछा हुआ है तो यह आंसर हमारा करेक्ट रहेगा, यह गुड सोर्स नहीं है विटामिन ए का। इसके अलावा कैरोट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं इसके अंदर हमें अल्फा, बीटा एंड गामा कैरोटीन देखने को मिलता है, और स्वीट पोटैटोस और एपिक्रोट्स के अंदर भी हाई इन विटामिन ए देखने को मिलता है। विटामिन ए इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन ए, डी, ई और के ये चारों फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। विटामिन ए ज़रूरी होता है हमारी बॉडी में विजन के लिए, ग्रोथ, सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन एंड इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल PaCO2 लेवल। यहाँ पे हमें पूछा गया है PaCO2 का नॉर्मल लेवल क्या है। ऑप्शन ए 7.35 to 7.45, ऑप्शन बी 35 to 45 mmHg, ऑप्शन सी 80 to 100 mmHg, ऑप्शन डी 22 to 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। PaCO2 का जो नॉर्मल रेंज होता है वो है ऑप्शन बी 35 to 45 mmHg। यह जो दे रखा है यह है pH का वैल्यू, ब्लड pH 7.35 to 7.45 होता है। 80 to 100 आपको PaO2 का लेवल देखने को मिलेगा, और 22 to 27 जो है वो HCO3 बाइकार्बोनेट का लेवल नॉर्मल देखने को मिलता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिम्टम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कैटरेक्ट्स इन एन ओल्डर पेशेंट। कौन सा ऐसा सिम्टम्स है जो कि डायरेक्टली रिलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ कैटरेक्ट्स के लिए इन ओल्डर पेशेंट्स। ऑप्शन ए, फीलिंग ऑफ फुलनेस विद इन द आई, ऑप्शन बी ऑक्यूलर पेन और डिस्कम्फर्ट, ऑप्शन सी फ्लैशेस ऑफ लाइट, ऑप्शन डी ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन। करेक्ट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन। हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस विद इन द आई और ऑक्यूलर पेन और डिस्कम्फर्ट यह कंडीशन हमें देखने को मिलेगी ट्रोमा या फिर कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन है तो। फ्लैशेस ऑफ लाइट जो है वो हमें देखने को मिलेगा डिटैच्ड रेटिना वाली कंडीशन के अंदर, तो इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन जो है वो ओल्डर पेशेंट्स के अंदर सिम्टम्स रहेगा डेवलपमेंट ऑफ कैटरेक्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ लॉन्ग आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग ए ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट शुड द नर्स इंस्पेक्ट द पेशेंट्स इंजेक्शन साइट। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट को एडमिनिस्टर करने के बाद कितने टाइम के बाद हमें इंजेक्शन साइट को इंस्पेक्ट करना होगा। ऑप्शन ए 1 वीक, ऑप्शन बी 72 आवर्स, ऑप्शन सी 5 डेज, ऑप्शन डी 15 डेज। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी 72 आवर्स के बाद हम उसे इंस्पेक्ट करेंगे, उसका इंड्यूरेशन कितना है ये चेक करने के लिए। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, इट इज़ अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर ए पर्सन इज इन्फेक्टेड विद माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। हम इस टेस्ट से यह डिटरमाइन करते हैं कि पेशेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से इन्फेक्टेड है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी टेस्ट टिपिकली वैलिडेट ए डायग्नोसिस ऑफ गाउट। गाउट का डायग्नोसिस करने के लिए कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट है जो कि टिपिकली वैलिडेट करेगा गाउट के डायग्नोसिस को। ऑप्शन ए क्रिएटिनिन क्लियरेंस, ऑप्शन बी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी सीरम यूरिक एसिड लेवल। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, सीरम यूरिक एसिड लेवल जो होगा वो गाउट के डायग्नोसिस को वैलिडेट करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें सीरम यूरिक एसिड का लेवल एलिवेटेड देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्रिएटिनिन क्लियरेंस और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है इसका लेवल हमें रिनल फेलियर वाले पेशेंट के अंदर ऑब्जर्व करना होगा। कैल्शियम जो है वो मल्टीपल माइलोमा, हाइपरपैराथायरॉइडिज्म की कंडीशन, हॉटकिन्स डिसीज इसके अंदर एलिवेट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग कॉमनली एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया एक्सेप्ट। एक को छोड़कर कौन सी ऐसी क्लिनिकल फाइंडिंग से जो कि एसोसिएट करती है हाइपरग्लाइसीमिया के साथ में। ऑप्शन ए पॉलीयूरिया, ऑप्शन बी पॉलीफेजिया, ऑप्शन सी पॉलीडिप्सिया, ऑप्शन डी पॉलीफ्रेजिया। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी पॉलीफ्रेजिया। पॉलीफ्रेजिया का मीनिंग होता है एक्सेसिव टॉकिंग। तो यह जो होता है वो हमें हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन के अंदर देखने को नहीं मिलता है, यह कंडीशन मेंटल इलनेस वाले पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है।
इसके अलावा यह तीनों ही साइन पॉलीयूरिया, पॉलीफिजिया, पॉलीडिप्सिया, हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन के अंदर देखने को मिलते हैं।